नेपाल ने 5 दिन में सब कुछ देख लिया। जेन ज़ी आंदोलन, हिंसा, आगजनी और तख्ता पलट। संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के घर और काठमांडू समेत सब जला दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। सुशीला कार्की ने नेपाल के इतिहास में 2 बार अपना नाम दर्ज करवा लिया। पहली बार उन्होंने 2016 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा और राजनीतिक दलों तथा नेताओं, मंत्रियों के खिलाफ साहसिक फैसलों के कारण प्रतिष्ठा अर्जित की। लगभग 1 दशक बाद उन्होंने अब एक और इतिहास रचा, नेपाल की महिला पहली प्रधानमंत्री बनकर। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में दिलाई गई शपथ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में उन्हें शपथ दिलाई। जेन ज़ी नेता सरकार में शामिल नहीं हुए, वे बाहर से ही सरकार का कामकाज देखेंगे। उनकी नियुक्ति गहरे राष्ट्रीय उथल पुथल के समय में हुई है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, विरासत में मिली संपत्ति और सोशल मीडिया प्रतिबंधों पर गुस्से से प्रेरित जेन ज़ी नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सुशीला कार्की की नियुक्ति के क्या मायने? एक नाटकीय घटनाक्रम में जेन ज़ी आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कार्की के नाम को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के रूप में सामने रखा। अनिश्चितता के बीच खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नेपाल सेना ने उनकी नियुक्ति को सुविधाजनक बनाया। कई लोगों के लिए उनका नेतृत्व न केवल पुरानी पीढ़ीगत राजनीति से एक ब्रेक है, बल्कि पुरुष राजनीतिक अभिजात वर्ग के लंबे समय से प्रभुत्व वाले देश में जवाबदेही और सुधार के लिए एक प्रतीकात्मक जीत भी है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि उनके सामने अब क्या क्या चुनौतियां होंगी। चुनौती नंबर 1, उन्हें सत्ता की विरासत के रूप में संकट का सामना करता एक राष्ट्र मिला, जिसमें निष्क्रिय संस्थान, कम पुलिस मनोबल और क्षतिग्रस्त सिंह दरबार, संसद और राष्ट्रपति भवन सहित प्रमुख सरकारी इमारतें शामिल हैं। चुनौती नंबर 2, सुशीला कार्की को उद्योगपतियों और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रत्याशित संकट न आए, इसका ख्याल रखना होगा। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जेन ज़ी किन शर्तों के साथ सुशीला के नाम पर राजी हुए हैं। सभी जेन ज़ी शुरू में सिर्फ बालेन शाह को बतौर PM देखना चाहते थे, लेकिन वो अंतरिम सरकार में PM बनने को राजी नहीं थे। लिहाजा उन्होंने बालेन शाह की पसंद सुशीला कार्की के साथ जाने पर सहमति जताई। पहली शर्त, जेन ज़ी डेलीगेशन से जुड़े एक लीडर बताते हैं। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थी। इसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सरकार का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए कार्की के अलावा किसी और ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। सारे विभाग PM सुशीला कार्की के पास ही रहेंगे। दूसरी शर्त, जेन ज़ी डेलीगेशन ने मांग रखी थी कि सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़े फैसले लेने के लिए एक जेन ज़ी एडवाइजरी ग्रुप बनेगा। ये एडवाइजरी ग्रुप एक तरह से मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट की तरह काम करेगा। इस तरह सरकार सुशीला कार्की के नाम की होगी, लेकिन पीछे से जेन ज़ी की एडवाइजरी ग्रुप फैसले लेने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारे सोर्सों की माने तो जेन ज़ी के लिए PM पद का सबसे चहेता चेहरा काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे। वो नेपाल के मौजूदा हालात में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बालेन 6 महीने बाद चुनाव के जरिए जनमत हासिल करके प्रधानमंत्री पद संभालना चाहते हैं। बालेन को भी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनकी बात माने और जिन्हें जेन ज़ी भी पसंद स्वीकार कर लें। सुशीला कार्की बालेन की पहली पसंद बनकर उभरी। सबसे पहले बालेन ने ही उनके नाम का समर्थन किया और इसी वजह से जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने भी उनके नाम पर भरोसा जताया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।